बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान के मौजूदा हालात ये हैं कि सैलाब ने तबाही मचा रखी है, बस्तियों को लपेट के रख दिया है और दीगर इलाकों की तरफ सैलाब के रैले गामजन हैं। कहीं 2 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है तो कहीं पर 4 लाख क्यूसेक के भी इत्तलात हैं। बेशतर शहरों के अंदर इस वक्त सैलाबी सूरत हाल इस नहज तक आन पहुंची है कि ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। फ़ज़ाई इमदाद भी बमुश्किल हो पा रही है। बहुत से लोग अपनी जानें बचाने के लिए इस वक्त पहाड़ों के ऊपर भी मौजूद हैं। कई लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन ज़्यादातर की तादाद अभी भी फंसी हुई है। राशन की मुंतकली के हवाले से मुश्किलात का सामना है। बहाली के काम तो अभी हो नहीं सकते। रेस्क्यू का काम जो है वो किस हद तक तेज है? सिंध की सूरत हाल क्या है? बलूचिस्तान में कितनी परेशानी है? पंजाब के कितने इलाके लपेट में आ चुके हैं? और हमारे हुक्मरानों के अभी तक इकदाम इस पे क्या है? क्या सिर्फ बयानात तक महदूद है या फिर जमीनी हकायक के मुताबिक इकदाम भी दिखाई देते हैं? इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना, अगर हुक्मरानों की बात की जाए तो बेशतर मनाजिर हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि हेलीकॉप्टर रुकता है, उससे साहब बहादुर बाहर निकलते हैं, सैलाब मुतासरीन करीब आने की कोशिश करते हैं और वह हाथ के इशारे से उन्हें दूर रहने के अहकामात सादर करते हैं। ये मैं आगाज सिराज दुरानी साहब की बात कर रहा हूं। हमारे राजा परवेज अशरफ साहब जो है वो अपनी फैमिली के साथ नियाग्रा फॉल के मुजाहरे कर रहे हैं। हमारे बेशतर रहनुमा जो है, बेशतर वज़रा जो है, अगर बलूचिस्तान की सूरत हाल देखें तो वो भी कहते हैं कि अगर नहीं आया कोई रिलीफ के लिए तो मैं क्या कर सकता हूं। आप क्या समझते हैं कि ये तमाम तर हमारे जो सियासतदान हैं ये अपने तमाम वसाइल को बुरुए कार लाते हुए इकदामात कर रहे हैं रिलीफ ऑपरेशन के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, दिल खून के आंसू रो रहा है और हम अपनी किस्मत पे भी मातम कर रहे हैं। हम अपने आप पर भी मातम कर रहे हैं कि हमें कैसे हुक्मरान मिले, हमें कैसे सियासतदान मिले, हमें कैसे ब्यूरोक्रेट मिले। आप देखें कि पाकिस्तान का एक बड़ा 3.5 करोड़ लोग बेघर हो गए, लाखों एकड़ रकबा खत्म हो गया, लोग हर रोज मर रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, सैलाब से मर रहे हैं, होटल तबाह हो गए, सड़कें तबाह हो गई, खौफ का आलम है। और हमारे स्पीकर कौमी असम्बली साबिक वजीर आजम जनाब, आप देखें कि वो कहां पे हैं। क्या उनका पाकिस्तान वापस आना नहीं बनता था? क्या वो पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहिए था? क्या उन्हें सारे दौरे मुलतवी नहीं करने चाहिए थे? उनकी जरा फुटेज देखें ना, जरा फुटेज आप देखें तो क्या फुटेज चल रही है। आज सोशल मीडिया पे देखें क्या चल रहा है। लोग सोशल मीडिया पे तू कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। प्यारे गैर में बैठे पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान मर रहा है, लेकिन आपके लोग यहाँ पर पीपल्स पार्टी वाले इससे किस हद तक बाखबर है? राना साहब, वो भी कल जो गुफ्तगू हमने तैमूर तालपुर साहब से की थी वो गुफ्तगू जरा पहुंचाते हैं। नाज़रीन, हमने कल सवाल किया था तैमूर तालपुर साहब से राजा परवेज अशरफ साहब के बारे में, तो उनका जवाब क्या था वो जरा मुलाहिजा कर लीजिए। क्या राजा परवेज अशरफ साहब वापस आ रहे हैं अब फौरी तौर पर? जी, आई एम नॉट श्योर राना साहब। मुझे ना तो उनका पता है वो किधर हैं, वो कहाँ हैं। राना साहब, यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें तो पता ही नहीं है कि राजा साहब किधर गए हुए हैं। वो राजा परवेज अशरफ कोई साझा चने वाला तो नहीं है। राजा परवेज अशरफ है, साबिक वजीर आजम है, स्पीकर कौमी असम्बली है, जरदारी साहब का सबसे करीब तरीन शख्स है। और अगर तालपुर साहब को ये नहीं पता तो कहाँ पे है, तो इससे बढ़कर मैं वही कह रहा हूँ हमारी बदकिस्मती क्या है, किसको नहीं पता। सोशल मीडिया पे गर्दिश करने वाली तस्वीर, उनकी तरफ से 25 अगस्त को जारी होने वाली प्रेस रिलीज, 25 अगस्त को क्या आलम था पाकिस्तान के अंदर, और उस दिन उनकी जो प्रेस रिलीज, सरकारी प्रेस रिलीज है वो भी सामने रख के देखें। और आज वो जहां पे बैठे हैं मुझे बताएं कि जिस कौम का पैसा इस कौम पे लगना चाहिए, उस पैसे से जनाब सैर सपाटे हो रहे हैं। उस पैसे से सैर सपाटे के बाद हमारी साहब, आप ये देखिए कि हमने आलमी इमदाद के लिए भी बेशुमार जो अपील्स की हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो साहिब सरवत लोग हैं उनका इस वक्त तर्ज अमल क्या है? हमने कल उस बारे में भी बात की थी मुनव्वर तालपुर साहब के बारे में। नाज़रीन, तैमूर तालपुर साहब से मैंने सवाल किया था मुनव्वर तालपुर साहब के एक इकदाम के हवाले से, तो उनका जवाब क्या, मुलाहिजा कर लीजिए। ये 50 रुपए का नोट अगर 5000 का होता और अगर ये एक लिफाफे में बंद होता तो बहुत बेहतर था। और मैं समझता हूँ अभी तक उनको हमारी अदी फरियाद से जो ना इस पे थोड़ी बहुत डांट पड़ चुकी होगी।
राणा साहब, आप क्या समझते हैं, सिर्फ बयान देने से या गुडविल जेस्चर देने से सूरत हाल बेहतर हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कुछ गांठ पड़ चुकी होगी। भाई उस शख्स को पार्टी से निकाल देना चाहिए था, उस शख्स को मैं समझता हूं गिरफ्तार करवा देना चाहिए था, उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी जिसने एक मजाक उड़ाया, 50 के नोट, फिर उनके अपने बंदे जो है उसकी वीडियो बना रहे हैं, फिर वो वीडियो जारी कर रहे हैं, फिर वो सोशल मीडिया पे आ रही है, तो आप कह रहे हैं जी वो तो नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। खुदा का खौफ करें, पुलिस उसके साथ थी और उसके साथ प्रोटोकॉल उसके साथ था, और जब लोगों ने उसे रोका तो उसने पैसे निकाल के देने 50 रुपए की, तो उन इलाकों में अब एक रोटी नहीं आती, एक नवाला नहीं आता। या सर, ये जो आज आपने एक और बात की है ना कि ये आज मरियम साहबा का ट्वीट, जरा उसका भी जिक्र मैं कर दूं। उन्होंने कहा जी गैर मुल्की जो हमारे वो सपोर्ट करे, जो मुहैयर हजरात है, सबसे पहले होना क्या चाहिए था, हर सियासी जमात को मैं ये कह रहा हूँ, किसी एक को नहीं कह रहा, जनाब हसन नवाज हुसैन नवाज की तरफ से आता ना, जनाब हमने इतने $1000 इसमें दे दिए हैं क्योंकि इसी पाकिस्तान के सपूत हैं। जनाब इसाक डार साहब के बेटे की तरफ से भी आता, जनाब वहां जिमामा खान की तरफ से भी आता, इसी तरह बाकी लोगों की तरफ से भी आता, तो मजा आता ना। मरियम साहबा पहले घर से शुरू करें, इसी तरह सियासतदान घर से शुरू करें, फिर मजा आता कि किसने क्या कहा है, क्या कह दिया जी। साहब अपनी जात से तो शुरू करना, अपनी जात से तो शुरू करना चाहिए, सबको करना चाहिए, लेकिन आज जहलुम के जलसे के अंदर जिस तरह अपील की गई है हुकूमत की तरफ से ओवरसीज पाकिस्तानियों से, जहलुम के जलसे में ये बात की गई है कि इनको पैसा ना भिजवाइएगा, इनको पैसा भिजवाने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद खा जाएंगे। क्या इस मौके के ऊपर इस तरह के बयानात किसी दूसरी तरफ से आने चाहिए? बिल्कुल नहीं आने चाहिए, लेकिन जो खान साहब ने कहा है आपको उसको भी देखना चाहिए, उसको भी अप्रिशिएट हुकूमत को करना चाहिए। उन्होंने कहा जी हम मंगवाएंगे, हम करेंगे, हम देंगे, हम लोगों को दे के आएंगे। ये देखें, ये दर्द सबका दर्द है, ये नहीं कहना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेकिन ये सोचना चाहिए कि क्या क्रेडिट इतना खराब क्यों है, अपना माहौल इतना खराब क्यों है, क्यों ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि लोग एक दूसरे से ये कह रहे हैं। इस वक्त में तो सबको एक हो जाना चाहिए था, कोई काम नहीं करना चाहिए था, ना मुकदमात, ना पिटीशन, ना कुछ। हमारी मौजूद अदलिया को भी चाहिए कहे कि जाओ जाके पहले सैलाब की सूरत हाल करो, उसके बाद देखेंगे। सियासत को छोड़ो, सियासत खत्म करो, सियासत बाद में देखेंगे। ये मुल्क होगा तो सियासत होगी ना, अवाम होगी तो सियासत होगी ना, अवाम होगी तो आप वोट लेंगे ना, अवाम होगी तो आप हुकूमत करेंगे। ऐसा नहीं है यासर। आज मेरे पास ये 3 फुटेजेस आई हैं, एक फैमिली नहीं बल्कि ये 3 फैमिलीज है, तीनों फैमिलीज पे से एक बच्चा भी जो है नहीं बचा, एक बच्चा भी नहीं बचा। 3 की 3 फैमिलियां खत्म हो गई, उनकी जिंदगी खत्म हो गई, मर गए हैं, सारे जानवर मर गए, बह गए उसमें। मुझे उनका एक अजीज मिला, उसने कहा रोते हुए ये कहा कि मुझे तो ये नहीं समझ आती हम किस कब्र पे जाकर फातिहा पढ़ेंगे, हम कहां जाकर कहेंगे कि हमारे प्यारों की कब्रें यहाँ पे हैं, हम किसके पास जाएंगे, हम किससे फरियाद करें। उसने रोना शुरू कर दिया। मैंने वो सुना, खुदा की कसम, उससे वक्त से लेकर इस वक्त तक दिल खून के आंसू रो रहा है। या सर क्यों हम भूल जाते हैं। अब मैं फिर कहूंगा, लोग कहते हैं बात करते हैं, मैं कहूंगा कि हमारे 92 को क्रेडिट जाता है कि फाउंडेशन भी सब कुछ कर रही है, सब कुछ कर रहे हैं। यार आधी रोटी हम अपने हिस्से की अगर ये बचा के उन लोगों को देनी शुरू कर दें। क्या सर हम अपने 2-2 सूट, अपनी जूतियां, ये चीजें ले जाएं, मेडिसिन ले जाएं, अपने अयाशी के पैसे, मैं वो अयाशी कहता हूं जो मैं बर्गर खाने जाता हूं, जो हम बर्गर खाने जाते हैं, छोड़ दे बर्गर, ले घर की खाना, आधा खाना खाना शुरू करें, उनको दे कर आए। अब वक्त है अपनी दुनिया और आखिरत संवारने का, इस मुल्क को बचाने का। निकले ना बाहर, क्यों नहीं निकलते। मुझे सैकड़ों मैसेज आए हैं लोगों के कि हमें शख्स वो चाहिए जो ईमानदार हो, जो हमारे पैसे वहां तक पहुंचा सके। लेकिन कौन पहुंचाएगा पैसे? वही पहुंचाएगा जिस पर यकीन होगा। तो ये वक्त है, अगर अब वक्त ना निकला तो मैं आपको लिख के देता हूं, खुदा की कसम ये लोग फिर आपसे छीन लेंगे। अब ये इंतजार नहीं करेंगे, अब ये धोखे में नहीं आएंगे, अब ये नहीं कहेंगे कि जनाब जिसका बेटा भूख से मर रहा हो उसको सामने कुछ नजर नहीं आता। फिर ना उसके लिए कानून होता है, ना उसके लिए आइन होता है, ना उसके लिए कुछ जुर्म होता है। जिसके घर में भूख नाच रही हो, जिसके घर में माँ बीमार पड़ी हो और उनको मेडिसिन के पैसे ना हो, आज आपने देखा नहीं। क्या हम बयान कर सकते हैं? क्या हमारी जुबान काम कर सकती है कि बच्चे बेचारे रोटी उस सैलाब के पानी में भिगो कर खा रहे हैं? राणा साहब, मैंने एक वीडियो देखी है
वो मुझे मालूम नहीं आज की है, कल की है या परसों की है। सैलाबी रैला बह रहा है, कुछ पत्थर पड़े हुए हैं और वो सैलाबी रैले से कुछ बुलंद हैं। उसके ऊपर 2 छोटी बच्चियां बैठी हुई हैं जिनकी उम्रें बमुश्किल 5 से 6 साल होंगी, डरी, सहमी और भीगी हुई। नहीं मालूम कि वो कैसे वहां पे जाके बैठ गई हैं और उनके चारों तरफ सैलाबी पानी है। रेस्क्यू करने के लिए सिर्फ फजाई मदद हो सकती है, पानी के अंदर से उन्हें बचाया नहीं जा सकता। वो देख के दिल पे दहशत तारी हो रही। यस सर, वो बच गई बच्चियां। ये 5 दिन पहले की फुटेज है, मैंने इस पे भी काम किया था और हमारी फौज पाकिस्तान ने उन्हें बचाया, हमारी रेस्क्यू करने वाली टीमों ने उन्हें बचाया। वो बच्चियां खेल रही थी, अचानक सैलाब आता है तो उस पत्थर पे हो जाते हैं। अल्लाह का यही तो मौजज़ा है, यही तो अल्लाह की शान है। या सर वो बच गई, लेकिन कितनी बच्चियां हैं जो नहीं बची, कितने बच्चे हैं जो नहीं बचे, कितने लोग हैं जिनकी लाशें नहीं मिल रही, जो दरियाबुर्द हो गए, जो इस दरियाबुर्द के सैलाब के नजर हो गए, जिनके लिए कब्र कोई नहीं, जिनके लिए फातिहा कौन कहां करेगा ये जगह नहीं। अब उसके बाद जो भूख से मरेंगे, इस बेहिस सियासत की नजर होकर, इस बेहिस सियासतदानों की नजर होकर, तो यासर फिर मुझे बताएं उसका जिम्मेदार कौन होगा। भाई पहले भी सैलाब आए, इतनी तबाही नहीं हुई, इस वक्त बेइंतहा तबाही हुई है। 3.5 करोड़ अफराद, 3.5 करोड़। और हमारे स्पीकर कौमी असम्बली बैठे हुए हैं पाकिस्तान से बाहर, मौज मस्तियां हैं। एक वजीर कहता है मुझे उसका पता नहीं, एक वजीर के सबसे तगड़ा खानदान जो है वो 50-50 रुपए तकसीम कर रहा है। पंजाब का एक वजीर जाता है और जाकर वहां लोगों से मिल फोटो सेशन कराता है और लोग उसको क्या कहते हैं। बलोचिस्तान का एक वजीर कहता है फलां नहीं आया तो क्या करूं। भाई क्या करूं, वजारतें नहीं ली, मजे नहीं लिए। होना तो ये चाहिए था 25-25-30 करोड़ पे इलेक्शन में लगाते हैं, अपनी तनख्वाह ना दें, तनख्वाह की जरूरत नहीं है, और 25-25 करोड़ में से 3-3 करोड़ दे दें, ये करें। या सर मैंने आज देखा, मैं आज खुददार हूं, बगैर किसी कॉल के मैंने आज देखा, मैं 2 नाम ले रहा हूं। मैंने उन्हें कहा, पूछा कि आप इतने पैसे किस तरह दे रहे हैं। उन्होंने कहा ये 20 ट्रक, मैंने अपनी आंखों से देखे सरदार सलीम के भी 20 ट्रक जाते हुए, मैंने देखे यासर अब्बासी नून लीग वाले उसके भी ट्रक जाते हुए, उस तहरीक इंसाफ से एक नून लीग उनके ट्रक गए हैं, सरदार सलीम के भी गए हैं ट्रक, यासर अब्बासी के भी गए हैं, बाकी लोगों के भी जा रहे हैं बगैर। उन्होंने कहा हमने बैनर नहीं लगाना, हमने अल्लाह के लिए काम करना है, अल्लाह की रजा के लिए काम करना है। तो ये तो MPMA ने नहीं है, जो MPMA ने उनके डेरों पे जाके देखे, एक भी कैंप नहीं लगा हुआ, एक सिंगल कैंप भी। तो ये लोग कहां, आप आवाम इनको पूछेगी। या सर जहां पे आपने कहना चाहिए कि इमरान खान ये कहे, तो फिर हमें ये नहीं बोलना चाहिए इमरान खान अब इस कैंपेन में बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। वो पैसे जो इकट्ठे करेंगे, वो पैसे शफाफियत का हर शख्स को पहुंचेंगे। इस पर हुकूमत को चाहिए था पहल करते, तो उसके पास भेजते कि चले ठीक ओवरसीज आपको भेजें, हमें भेजें, आए मिलकर ये काम करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, सुबह से लेकर शाम तक इल्जाम तराशी, सुबह से लेकर शाम तक। जो आपने कल तालपुर साहब की जो गुफ्तगू, जो हमने कहा कि इकट्ठा करें, तो क्या उन्होंने गुफ्तगू की आपने सुनी थी ना, एक जमात के अलावा बाकी सभी। अब अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो। आगा साइद दुरानी साहब कहते ना जी हमारे अमाल, तो भाई हमारे माल तो ये है कि हमारे हुक्मरान आप हैं, इस कौम के माल तो यही है ना, उसके हुक्मरान आप हैं, सजा तो फिर हमें ये मिल रही है ना। आप अमाल की बात करते हैं, आप बताए ना जाके, इनसे पूछे कोई कि जितना तुम्हारे जानवर जितना महंगा खाना खाते हैं, उनमें से आधे पैसे भी तुम खर्च करो तो कई खानदान खाना खा सकते। आप गौर करें, वो गंदम जो जहीरा की हुई थी बेकार हो गई ना, वो खाद जो मिल नहीं रही थी उसके गोदाम आपने देखे किस तरह वो पानी में बह गए। राणा साहब आप क्या समझते हैं, बयानात से आगे क्या करने की जरूरत है, क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट्स हमें बहुत बुरे भुगतना पड़ेंगे। ये तकरीबन 10 साल तक हमें इसके असरात दिखाई देते रहेंगे। वो मैकेनिज्म कौन सा हो सकता है कि जिससे जख्मों पे किसी हद तक तो मरहम रखा जा सकता है? या सर सबको अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, मीडिया को, आम आदमी को, खासकर हुक्मरानों को और सियासतदानों को। इन लोगों के दुखों का मुदावा करना पड़ेगा, इन लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, टूटे हुए घर बनाकर देने पड़ेंगे, उजड़ी हुई फसलों की कीमत अदा करनी पड़ेगी, उजड़े हुए घरों को दिलासा देना पड़ेगा। बिछड़ों हुओं को मिला तो नहीं सकते, लेकिन उनके घर जाके दिलासा दे सकते हैं। पाकिस्तान में आने वाले वक्त में आपको इख्तिलाफात बुलाकर बड़े डैम बनाने पड़ेंगे, काला बाग डैम बनाना पड़ेगा, नहीं तो हर 3 साल बाद हम इस तूफानी
सैलाब का सामना करेंगे। अब करना पड़ेगा। अब हमें गैर मुल्की फंडिंग लेकर डैमों की मुखालफत से बाहर निकलना पड़ेगा। इस तूफान ने ये नहीं देखा कि ये सिंधी है, ये बलोची है, ये पख्तून है, ये पंजाबी है, ये गिलगित बल्तिस्तान से है, ये कश्मीर से है, उस सबको बहा के ले गया है। तो भाई फिर क्यों नहीं हम होश के नाखून लेते? हम क्यों नहीं फिर इस तरफ जाते? हम क्यों नहीं सोचते कि हमें क्या करना? अब जब ये अगर अमली इक़दाम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अगर अमली इक़दाम नहीं करेंगे तो मैं आपको लिख के देता हूं, आने वाला वक्त जो है वो अब ये लोग जो है ना, जितने ये लोग हैं, ये इन सबको बहा के ले जाएंगे। अब अवामी बहाव आएगा, अब पानी का बहाव नहीं आएगा, अब अवामी बहाव आएगा जो इन सबको बहा के ले जाएगा। मैं तो उम्मीद करता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सुबह ऐलान करेंगे कि जनाब जो बाहर गए हुए हैं वो वापस आए और जो सरकारी खर्चा उन्होंने किया वो पल्ले से दें और सलाब जदगान को दें। करें ना ऐलान, फिर मजा आएगा, फिर पता चलेगा कि क्या है। इसी तरह खान साहब भी ऐलान करें ना, बुलाएं अपने MNA को, बुलाएं अपने टिकट होल्डर्स को, सबसे कहें दें पैसे, रखे पैसे इधर और सलाब जदगान में जाके बिला तफरीक तकसीम करें। ना ये ना सोचे जिस तरह मुझे पता नहीं सोचेंगे, क्योंकि सेहत कार्ड सबको मिला है, तो इसी तरह सबको मिलना चाहिए भाई। सिंधी फवाद हुसैन चौधरी साहब का ये कहना था कि ये भी एक प्रोपेगेंडा है कि हमें ये कहा जा रहा है कि सियासत छोड़ के, जलसे छोड़ के कौम के लिए एक हो जाए। देखिए, आपको कौम के लिए एक होना पड़ेगा। मुझे नहीं पता फवाद चौधरी क्या कहता है क्या नहीं कहता, लेकिन इस वक्त कौम के लिए एक होना पड़ेगा और इसमें पहल हुकूमत को करना पड़ेगी। ये मुकदमात का सिलसिला बंद करना पड़ेगा, ये रेफरेंस का सिलसिला बंद करना पड़ेगा। कुछ अर्से के लिए बंद कर दे, कौम को कौम बना दे, अब लोगों के दुखों का मुदावा कर दे, उजरे हुए घरों को बसा दे, उजरी हुई बस्तियों को आबाद कर दे, बेरोजगारों को रोजगार दे दें, भूख को खत्म करके लोगों के घरों में 2 वक्त का नवाला दे दें, वो जमीनें जो बंजर हो गई उन्हें आबाद कर दें, उसके बाद सियासत कर दें। ये वक्त अब एक कौम बनने का है। ये नहीं बनेंगे ना, आप देखें अब लोग खुद निकल आए हैं। जिस तरह मैंने क्या कहा आपको कि मैंने 2 लोगों को आंखों से देखा है, सरदार सलीम को भी देखा है और आज अयाज अब्बासी को भी देखा है। वो ट्रक लेके जा रहे, कौन खुद निकल पड़ेगी, बेइंतहा निकल पड़ेगी। MNA लेके जाए ना जाए, लोग जाएंगे। जब लोग लेकर जाएंगे तो आप सोच नहीं सकते। मैंने देखा भाई पानी के ट्रक, अनाज के ट्रक, बिस्तर, खाना, डॉक्टर, मेडिसन, चावल, चीनी, घी और साथ नगद, ये सरदार साहब। कल आपने तज़किरा किया था कि वो लोग जो कालाबाग डैम की मुखालिफत करते थे वो मौजूदा सूरत हाल देख के अब जवाब दें। अहमद वली खान साहब की ट्वीट सामने आई है, उनका ये कहना था कि यही वजह है जिसकी वजह से कालाबाग डैम हमने बनने नहीं दिया, कालाबाग डैम बना होता तो ज्यादा तबाही होती। मुझे अहमद वली खान साहब माज़रत से, अगर उन्हें यही पता चल जाएगा कालाबाग डैम बनने से तबाही आनी थी या खुशहाली आनी थी, फिर मेरा मुझसे नाम ना कहलवाएं। क्यों कहलवाना चाहते हैं नाम? क्या तारीख गवाह नहीं है? क्या तारीख के सफात गवाह नहीं है? क्या आपको माजी में मिलने वाली चीजें गवाह नहीं है? क्या आपको बहुत सी ऐसी चीजें जो सामने आ चुकी है वो गवाह नहीं है कि किसने किसके कहने पर इस डैम की मुखालफत की, कितने अरसे से कौन किससे क्या लेकर डैम की मुखालफत कर रहा है, किस तरह कालाबाग डैम बनने से तूफान आ रहा है, इस तरह आना था। मुझे बताए ना, आप जरा गौर करें कि जिन जगहों पे डैम मौजूद थे वहां पर तबाही कितनी कम हुई और जहां डैम नहीं थे वहां पर क्या हुआ। सवाल तो यही पैदा होता है ना कि जब आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ बयानात देना शुरू करेंगे तो फिर इस तरह के बयानात होंगे ना, जब आपको पता होगा कि सवाल हमारी शख्सियत के ऊपर किया जाएगा तो फिर उसका जवाब फिर इसी तरह ही घड़ के पहले ही लिख दिया जाता। बस यासर दुआ करें और मिलकर हम सब कोशिश करें। मैंने तो अपने से शुरू कर दिया, इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते में हम सब मिलकर अपना रोल अदा करेंगे, अपना नवाला अदा कर देंगे, अपनी रोटी आधी कर देंगे, अपने खर्चात आधे कर देंगे, हिस्सा ले अपना जो है डाल के आएंगे। ये मेरा फर्ज बनता है। हम जितने लोगों को उनकी खुशियां दे सकते हैं, जितने लोगों के घर से भूख मिटा सकते हैं, जितने लोगों को उजरे हुए लोगों को बिसा सकते हैं, जितने टूटे हुए घरों की तामीर कर सकते हैं, जरूर करेंगे, अपना हिस्सा डालेंगे। बतौर पाकिस्तानी अपनी जात से शुरू करना चाहिए, अपनी जात से शुरू कीजिए और अपने अजीज व अकारिब को साथ में लाइए, साहिब सरवत लोगों को साथ में लाइए और लोगों की इमदाद का बायस बनिए जो इस वक्त इस कर्ब में मुब्तला हैं कि उनका सारा मालो मता लुट चुका है। नाज़रीन, इसी पे मजीद भी बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। सवाल ये है कि ये वक्त खिदमत खल्क का है या सियासत का है। सवाल ये है कि भाई यारों मददगार लोगों का मसीहा कौन बनेगा। सवाल ये है कि उनके लिए वसीला कौन बनेगा। सवाल ये है कि उनकी इमदाद किस तरीके से होगी। सवाल ये है कि मुत्तहिद किस तरीके से हुआ जा सकता है। सवाल ये भी है कि इस तरह की आफत का सामना करने के लिए मैकेनिज्म में तब्दीली क्या हो सकती है। सवाल ये है कि उसके लिए इकदाम उठाते हुए पहला कदम किसका होगा और वो उनसर कौन होगा जो बेहतरी की जानिब हमें गामजन कर सकता है। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब ने। अबड़ो साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। अबड़ो साहब, इस वक्त हमारे 2 से 3 सूबे ऐसे हैं जो ज्यादा तबाही का शिकार हुए हैं। जनूबी पंजाब हमारा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंध के अंदर भी बहुत बड़ी तबाही हुई। आप क्या समझते हैं कि अब तक हुकूमती इकदाम, तीनों हुकूमतें, सिंध हुकूमत, पंजाब हुकूमत, बलूचिस्तान और फिर वफाकी हुकूमत, क्या इनके इकदाम तसल्ली बख्श हैं या फिर हमें मैकेनिज्म पर ज़ेरे गौर करने की ज़रूरत है? थैंक यू यासिर साहब। एक्चुअली देखें, जैसे बुनियादी जो काम है ना वो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का और जो वफाकी हुकूमत है उसका। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान की कि जो भी गवर्नमेंट वहाँ हैं, इवन बलूचिस्तान है या सिंध की है या पंजाब की भी है, तो वो जो उनको काम करना चाहिए था अभी तक उसमें वो कामयाब नहीं हुए। आप देखें, मैं पंजाब से स्टार्ट करता हूँ, सिंध से स्टार्ट करूँगा, काफ़ी लोगों को तकलीफ होगी। पंजाब से स्टार्ट करें, आप देखें ये राजनपुर का एरिया जो है, यहाँ से जहाँ से रिवर इंडस जो है क्रॉस करती है, आप देखें ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पहले ध्यान देना चाहिए था। इस वक्त भी अफसोस की बात है कि CM परवेज लाई साहब वहाँ नहीं गए। इस वक्त तक वहाँ कोई भी उन्होंने कैंप नहीं किया। एक्चुअल उनको साउथ पंजाब में जाके कैंप करना चाहिए था, क्योंकि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फ्लड से नुकसान हो रहा है। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में उनको नहीं है। आज भी मैंने देखा वो टीवी पे बैठे हुए थे और शायद कोई कुछ लोग आ रहे हैं उनको डोनेशन दे रहे हैं। तो मुझे उस पर भी अफसोस हुआ कि वो उनसे जो चेक वगैरह या जो डोनेशन है वो उठ के भी उनसे रिसीव नहीं कर रहे थे। वो चेयर पे बैठे हुए हैं, लोग वहाँ उसको हाथ में थमा रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि खुदा ताला ने आपको इज्जत दी है और आप इस लेवल पे जाके लोगों को इतनी इज्जत भी न दें कि कोई डोनेशन देने आया है। वो भी नवाबजादा नसरुल्लाह खान का शायद बेटा था जो उनके पास आया था, तो वो उनसे उठ के भी चेक लेना भी शायद वो पसंद नहीं कर रहा था। आप आ जाएं सिंध में देखें, मैं सिर्फ 2-3 जुमले आपको बता दूं कि जैसे कराची से फ्लड के या बारिशों के नुकसानात का थोड़ा बहुत उससे पानी निकला, तो आपने देखा कि इंटीरियर सिंध में बारिशें स्टार्ट हुई। तो मुराद शाह साहब ने, जो CM सिंध है, आपको पता है वो बड़ा एक्टिव होते हैं। वो यहाँ पूरे पाकिस्तान को सियासत का भाषण देते हैं कि मुझसे ज़्यादा कोई अहल कोई CM नहीं है, मैं ही हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। मैंने कैसे आके वफाक में आके MPS तोड़े, MNS तोड़े, वफाक की हुकूमत कैसे गिराई, फिर पंजाब की गवर्नमेंट में क्या पार्ट प्ले किया। लेकिन जब बारिशों ने तबाही मचाई तो उसकी कारकर्दगी, एफिशिएंसी वहाँ वाज़ेह हो गई। वो क्या, उसने पहले तो अनाउंस किया कि मैं 20 करोड़ पैसे जो हैं एलोकेट कर रहा हूँ इंटीरियर सिंध के 20 डिस्ट्रिक्ट के लिए। देखें यासिर साहब, ये बड़ी मजाक है सिंध के अवाम के लिए कि 20 डिस्ट्रिक्ट 20 करोड़, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, 1 करोड़ पर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद 2 दिन के बाद उन्होंने आके कहा कि भाई मैं इंटीरियर सिंध के 22 डिस्ट्रिक्ट को जो है वो आफतज़दा अनाउंस करता हूँ। भाई आप किसको बेवकूफ़ बनाते हैं? सिंध में इंटीरियर सिंध के हैं ही तो टोटल जो हैं वो 23 डिस्ट्रिक्ट हैं। हैदराबाद जो है बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, 22 डिस्ट्रिक्ट और हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट आपके कराची के हैं, टोटल जो है 30 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो पूरा सिंध जब आप आफतज़दा अनाउंस कर रहे हैं तो उसके लिए 20 करोड़, आपको ख्याल नहीं आता? 20 करोड़ की तो एक एक गाड़ी है इनके मिनिस्टर्स के पास, जहाँ कोई इनके पास 30-30, 40-40 गाड़ियाँ एक एक मिनिस्टर के पास खड़ी हैं, जो उनके मिनिस्टर्स के जो बेंगलोर हैं, UAE में, फॉरेन कंट्रीज में हैं। उसके बाद आपने देखा कि यकीन करें, मैं तो बीइंग एज अ सेनेटर, काफ़ी लोग मुझे इंटीरियर से फ़ोन भी कर रहे हैं, ताल्लुकात भी हैं, पार्टी के लोग भी फ़ोन कर रहे हैं। आप यकीन करें यासिर साहब, मैंने जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, ये तकरीबन 2 दिन 3 दिन की पहले की बात है, किसी भी DC ने, किसी भी बंदे ने मुझे ये नहीं साहब आप मटीरियल कहाँ पहुँचाना है, कहाँ हमें टेंट देने हैं, कहाँ राशन देना है। हर बंदे ने कहा कि जी हम क्या करें, हमें तो 3-4 दिन से टेंट नहीं मिल रहे। हर डिस्ट्रिक्ट ये कह रहा था कि हमें 3,000, 2,500, 3,000 से अभी टेंट मिले नहीं। हर डिस्ट्रिक्ट की डिमांड, जहाँ पॉपुलेशन आपका 28 लाख से ज़्यादा है, 25-26 लाख से ज़्यादा हर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है, वहाँ वो कह रहे थे कि हमें 2 लाख से ज़्यादा टेंट चाहिए, राशन चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहे। अभी देखिए कल ताज़ा जो मतलब ये PM गए हैं यहाँ शरीफ में, आपने देखा मैंने सबको
उनके मोबाइल पे मैंने वीडियो भी कि जो वहाँ उन्होंने जो कैंप बनाया था, जहाँ उन्होंने वो फिल्म से मिले, वो लोग बता रहे हैं कि जैसे फिल्म की शूटिंग हो वैसे ही कैंप लगाया गया, वैसे वहाँ जनरेटर्स आए। राना साहब दो पंजाब की बात भी की, ठीक है, आपने वज़ीर आला पंजाब की बात भी की, वो तो 2 दफा किए, चले उनको ये नहीं जो आपने कह रहा आपका हक बनता बताना। सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब तीनों की सूरत बड़ी पूरी है। इन तीनों की सूरत किस तरह बेहतर होगी? आपकी पार्टी जो है वो इस पर क्या हिकमत अमली बना रही है, और क्या सिंध के लोग जो हैं वो अब अपनी आवाज उठा सकेंगे? हाँ बिल्कुल, देखें पहले तो मैं आपको अपनी पार्टी के बताऊं कि खान साहब ने कल अनाउंस किया है, उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को 2 सूबों की जिम्मेदारी उन्होंने लगाई है कि हमारी जो पार्टी है पीटीआई के लोग जो केपीके से ताल्लुक रखते हैं, गवर्नमेंट भी है, वो बलूचिस्तान को वहाँ असिस्ट करेंगे। जो पंजाब में हमारे पीटीआई के दोस्त हैं वो पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू वो सिंध में जो अफेक्टेड हैं उनकी मदद करेंगे। उसके लिए आपने देखा है कि परसों खान साहब ने अनाउंस किया है कि हम डोनेशन भी कलेक्ट कर रहे हैं, और वो प्योरली एक तंजीम के हवाले से काम किया जाएगा, और गरीब लोगों जो बेपच लोग हैं जो किसी भी पार्टी से बालातर होकर वहाँ उनकी मदद की जाएगी। लेकिन जो बात मेरी आधे में रह गई, कल जो पीएम साहब का प्रोग्राम था सक्खर में, तो आपने देखा कल मुराद शाह वहाँ कह रहा था कि मैं 15 जो ब्रीफ दे रहे थे प्राइम मिनिस्टर को, वो कह रहा था कि मैं 15,000 लोगों को खाना पहुँचा रहा हूँ सिंध में। राना साहब आप बताएं, 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, 15,000 का मकसद है कि 800 लोग एवरेज हर डिस्ट्रिक्ट में 800 लोग जो हैं वो 10-12 देग से 800 लोग खा जाते खाना खाते हैं। ये मजाक है सिंध के अवाम के लिए कि भाई आप 8-10 देगें हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाते हैं, 15,000 लोग, जहां आप खुद कह रहे हैं कि 6 लाख से ज्यादा लोग खाते हैं, बस एक देग 60-70 लोग इससे ज्यादा खा सकते हैं। 60-70 लोग खाते हैं तो 10 देगों से 700-800 लोग खा जाएंगे ना। मैं वही बात कर रहा हूँ ना। तो बात यह है कि मुराद शाह साहब किसको बता रहे हैं? अभी देखें ये बात यह है कि अच्छा कल आपने देखा कि जब मुतासरीन उनके आगे आए, वो पीएम साहब के साथ बात करना चाहते थे तो उन पे लाठीचार्ज किया गया। आप वीडियोस देखें, पुलिस ने उनको तशद्दुद किया, और पुलिस ने कल 90 लोगों से ज्यादा उन पे एफआईआर काटी हैं। इससे ज्यादा बेहसी क्या हो सकती है सिंध गवर्नमेंट की? यकीन करें राना साहब, ये फंड्स तो कल मिले हैं जो वफाक ने अनाउंस किए हैं कि 15 बिलियन हम पैसे देते हैं, लेकिन इनको एक्चुअली जो हकदार हैं, जो मुतासिर, उस तक पहुंचाएगा कौन? इस वक्त सिंध गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी दिलचस्पी नहीं है। ये उनके लिए ईद का मकाम है, ये इनके लिए ईद का मौका है। जब फ्लड आती है, जब बरसातें पड़ती हैं, इनको साहब आप फिर क्या समझते हैं जब आप भी ये कह रहे हैं कि वफाक हक देगा, सिंध पहुंचाएगा नहीं? दूसरी तरफ कमल शोजब साहिबा ने आज ये कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को पैसे वफाकी हुकूमत को नहीं भिजवाने चाहिए, ये खा जाएगी। फिर क्या वो बीच का रास्ता हो सकता है? वो कौन सा शख्स हो सकता है, कौन सा इदारा हो सकता है कि जिस पे इन्वेस्ट किया जा सके और वो हकदार तक हक पहुंचाए? देखिए जी, कल भी मैंने किसी टीवी टॉक शो में बैठा था, मेट्रो न्यूज़ 1 पे साजिद मीर साहब के साथ। मैंने कल भी यहाँ ये बात की थी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज बनाई जाएं जिसमें जो सिविल सोसाइटी है उनके लोग भी हों, पार्टियों के भी ईमानदार लोग हों, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हो, जुडिशरी भी हो। ये कमेटीज डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील पे जाए, तहसील के बाद यूनियन काउंसिल लेवल तक बनेगी, तो जो हकदार लोग होंगे उन तक ये पैसे पहुंचेंगे। ये डायरेक्टली वहां दिए जाएं, ठीक है, पैसे नहीं है तो वहां राशन बैग पहुंचाए जाएं, टेंट पहुंचाए जाएं, ताकि देखिए हमारा इनिशियल काम है रेस्क्यू करना। जो लोग पानी में फंसे हुए हैं, जिनके घर डैमेज हो गए हैं, तो उन तक हम कैसे पहुंचे? जो घरों से बाहर बैठे हैं खुले आसमान के नीचे, जिनको कोई शेल्टर नहीं है, उनको खाना कौन पहुंचाएगा? हमें इसके लिए ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज बनानी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे आप देखें, आज वीडियोस वायरल हुई हैं, आप काफी सहाफी दोस्तों से पूछें कि सिंध में ऐसे हुआ है कि लोगों को कुरान शरीफ पे हाथ रख के करें, आप यहाँ हाथ रखें, ओथ उठाएं कि पीपी को वोट देंगे तो हम आपको राशन बैग देते हैं। ये ज्यादती है। ये देखें, ये न्यूट्रल एक टीमें बनेगी जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तब जाके आप ये रेस्क्यू का मरहला भी कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो बड़ा मरहला है वो है उनकी रिहेबिलिटेशन का। आपने देखा आपका हल्का भी वही है जहाँ से असफ अली जरदारी साहब, बिलावल साहब इलेक्शन लड़ते हैं। बिलावल साहब देखा तो क्या बनेगा आगे? देखिए राना साहब, सिंपल सी ये चीजें, मैंने तो आज अपनी पार्टी से बात की है, खान साहब तक भी ये चीज पहुंचाने की कोशिश की है, अपने बड़ी लीडरशिप से बात की है कि भाई पंजाब गवर्नमेंट से आप वहां से इमदाद लेके
वहाँ के पंजाब के ऑफिसर, वहाँ के जो है वो सिविल सोसाइटी के लोग, उनको साथ लेके सिंध में बिला तफरीक, कोई किसी पार्टी का, पीटीआई का है, पीपी का है, ये पाकिस्तानी है, नून लीग का है, पाकिस्तानी है, सब जो मुस्तहक लोग हैं उन तक हम खाना भी पहुँचाएँ, वहाँ टेंट भी पहुँचाएँ, वहाँ राशन बैग्स भी पहुँचाएँ, तब जाके कोई होगा। लेकिन सिंध गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है। मैंने आपको 2-3 मिसाल दे दिए हैं, जो 20 करोड़ हो गया, जो 15,000 घरों में राशन है, जो 3,000 टेंट है। अब्दुल साहब, बहुत अच्छी बात है जब आप ये कहते हैं कि बिला तफरीक, ना कोई सूबे की तफरीक हो, ना कोई पार्टी की तफरीक हो, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो आपने पीटीआई सिंध को क्या पैगाम दिया है कि जो अपनी जात से शुरू करे फिर वो दूसरों तक बात पहुंचाए? देखिए, पीटीआई सिंध कराची में हमारे जो भी हमारे लीडरशिप है, गवर्नर सिंध इमरान साहब का, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, उनके मतलब सरबराही में एक हमारा वहाँ फंड बना हुआ है, सारे लोग वहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वहाँ हमारी पैकिंग भी हो रही है मटेरियल की। इंशाल्लाह विदिन 2 डेज हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं इंटीरियर सिंध के इलाकों में, क्योंकि इस वक्त कराची में तो लाजमी है बारिशें नहीं है, तो कराची में ऐसे मुश्किल हालात भी नहीं है। और अच्छा, कल से जैसे पैकिंग होती गई है तो कल से वो शिफ्टिंग भी हो रही है। जो कंसर्न जो नज़दीक जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे टंडो मोहम्मद खान हो गया, टंडो अलायार हो गया, मटियारी हो गया, तो कल से वहाँ राशन जो है वो पहुंचाया गया है और इंशाल्लाह ये डेली लेवल पे इंटीरियर की बुनियाद पे ये सामान की तरसील होती रहेगी। ये बहुत अच्छी बात है। अपनी जात से शुरू करें, अपनी पार्टी से शुरू करें, बिला तफरीक सब लोगों की मदद करें। सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, फिर किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो पाकिस्तानियों की मदद कीजिए, आगे बढ़िए, ताकि कल को वो भी अपने जहनों में आपके नाम को नक्श कर सकें। बहुत शुक्रिया सैफुल आबड़ो साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में भी बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान के इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, क्या इन हालात को देखते हुए आइंदा का सियासी मंजरनामा इस्तेहकाम की तरफ होगा, मुतहम्मिल हो सकता है पाकिस्तान सियासत के हवाले से, या फिर आम इंतखाबात की जो गूंज कबल अज़ वक्त सुनाई देती थी, क्या इन हालात में आम इंतखाबात हो सकते हैं? ये एक बुनियादी सवाल है। राना साहब, क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जिस तबाही का शिकार हो चुका है, रिहेबिलिटेशन की हमें ज़रूरत है, हमें इमदाद की ज़रूरत है, हमें बहाली के कामों की ज़रूरत है, उसके साथ साथ रेस्क्यू के ऊपर अमले को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो क्या आप समझते हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात की जो गूंज सुनाई देती थी अभी भी उस पर अमल हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। जब जो हालात पैदा हो चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर निगरान सेटअप आ जाना चाहिए कुछ अर्से बाद, और निगरान सेटअप आके इन हालात को बेहतर करे ताकि सियासी अदावतें खत्म हो, ताकि तमाम सियासी जमातें जो है निगरान सेटअप को कबूल करके खुद भी इस काम में लग जाएं। और जब ये निगरान सेटअप होगा तो बहुत से अरकाने उम्मीदवार जो होंगे ना आइंदा आने वाले इलेक्शन के, फिर वो खुद भी जाके हलकों में काम करेंगे, फिर वो जाके चाहे अपने इलेक्शन को जीतने के लिए चाहे किसी और मामले के लिए कुछ ना कुछ वो जरूर करेंगे। तो ये होना चाहिए। लेकिन अगर अब ये कहा जाए कि आइंदा 2 या 3 या 4 माह में इंतखाबात हो रहे हैं, तो वो इन हालात में दूर दूर तक हम नजर नहीं आ रहे। देखो 3.5 करोड़ लोग हैं, उनके घरों को बसाना, इतनी आबादी को दोबारा सेटल करना, इसमें कई साल लगते हैं, कई साल। ये नहीं मैं कह सकता कई साल हुकूमत चलेगी, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि अब कई माह जो है वो इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। हाँ, लेकिन ये जरूर होता मुझे नजर आ रहा है कि शायद निगरान सेटअप जो है वो वक्त से बहुत पहले आ जाए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो जिसके आसार भी नजर आ रहे हैं, जिसके इम्कानात भी नजर आ रहे हैं और जिस पर काम भी हो रहा है। इसलिए कि अब सियासी अदावत, सियासी मुखालफतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि इस इतने बड़े साने, इतने बड़े अलमिया के बावजूद भी वो चीजें कम नहीं हो रही। दोनों तरफ से फायरबंदी नहीं हो रही, बल्कि फायरबंदी तेज हो रही है, और ऐसी फायरबंदी हो रही है जिससे अवाम की तवज्जो रिलीफ से हट के दूसरे तरफ जा रही है। तो इन हालात में जो है एक निगरान सेटअप जो है उसकी तरफ मुझे कुछ चीजें जाती हुई नजर आ रही है। निगरान सेटअप की तरफ जाती हुई चीजें दिखाई दे रही है। राना साहब, मैं आपकी तरफ वापस भी आऊंगा। बीएपी के रहनुमा ज़हूर वलीदी इस बीच हमें ज्वाइन कर लिया है। हुजूर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा वलीदी साहब, जो मौजूदा सूरत हाल है आपके बलोचिस्तान की, आप क्या समझते हैं कि आपकी हुकूमत अपना तमाम इकदाम ठीक कर चुके? देखें जी, बलूचिस्तान में सैलाब ने तो इंतहाई तबाही मचाई है। यहाँ पर जिस तरह आपके टीवी फुटेजेस में और सोशल मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, बल्कि हालात इससे ज़्यादा वर्स हैं। बलूचिस्तान का एक डिवीज़न तो बिल्कुल डूब चुका है, जिसमें नसीराबाद डिवीज़न है, जाफराबाद, जालमस्ती, सोबतपुर
और ये सारे इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। इसके अलावा लसपीला डिस्ट्रिक्ट भी तकरीबन डूब चुका। राना साहब, जिस तरह बुलीदी साहब ये तो हालात ही बता रहे हैं ना कि हालात इस वक्त कितने मुश्किल में हैं, कितने इलाके डूब चुके हैं। इकदामात के हवाले से क्या आपको दिखाई देता है बलूचिस्तान ने सही इकदामात किए? बिल्कुल सही इकदामात नहीं किए। आप ये देखें कि वज़ीर आला बलूचिस्तान कितने दिनों बाद सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए निकले। कितने वज़रा थे जो वहां पे आपको एक्टिव नजर आए। ये हम नहीं कह रहे, ये इनके अपने लोग कह रहे हैं। वहां को सूरत नजर नहीं आई। वहां पर एक तो बड़ी बदकिस्मती है कि बलोचिस्तान के वज़रा बलोचिस्तान में रहते कम है। बलोचिस्तान के वज़रा की रहायशगाहें जो है वो सिंध के अंदर कराची में मौजूद होती हैं। उनकी अक्सर की रहायशगाहें पाकिस्तान से बाहर होती हैं। तो इसी वजह से देखें, सबको पता था बलोचिस्तान की क्या सूरत हाल है, उसमें तवज्जो देनी चाहिए थी। बलोचिस्तान की अगर तवज्जो दी गई होती तो शायद इतनी तबाही ना होती। आप याद करें कि ईद उल अजहा के मौके पर वहां पे जो सैलाब आया था, जिससे पूरी एक बक्कर मंडी जो थी वो बिल्कुल बर्बाद हो गई थी, कई आबादियां तबाह हो गई थी। तो उसके बाद नजर आ रहा था आगे क्या होना है, तो उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? उसमें वफाक का भी बड़ा जुर्म है कि वफाक ने हालात देखते हुए उनकी मदद क्यों नहीं की, और वहां की हुकूमत ने वफाक के आगे ये चीजें क्यों नहीं रखी। जिसके बाद हुआ क्या कि आज बलोचिस्तान का मैं समझता हूँ 85% हिस्सा जो है वो तबाह हो चुका है। वहां पर चीज कोई मौजूद नहीं है, सारे रास्ते कट चुके हैं, ट्रांसपोर्ट लेकर हर चीज वहां पे खत्म हो गई है। यही हिसाब KPK के अंदर भी तकरीबन चल रहा है, यही हिसाब पंजाब के अंदर भी चल रहा है। आप ये देख रहे हैं कि इससे हमारी हुकूमतें सबक ले सकेंगी? लेना पड़ेगा। मैंने तो आपको कहा अगर आप भी सबक नहीं लेंगे तो हम तो दहाइयों सबक नहीं ले सके, वो तो तब भी लेना चाहिए था, लेकिन हम नहीं ले सके। क्या आपको ये इस वक्त मंजरनामा दिखाई देता है, किसी की तरफ से ऐसा जेस्चर दिखाई देता है कि जिससे आपको ये लगे कि सूरत हाल मुस्तकबिल में मुख्तलिफ होगी? नहीं, मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं यासर, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, अवाम की अब नफरत और अवाम का अब इंतकाम बड़ा बुरा होगा। अब अगर कोई ये सोचे कि आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले वाले सैलाब, उसके बाद दोबारा अवाम को जाके दिलासे दिए, झूठे नारे लगाए और वोट ले लिया, अब ऐसा नहीं है। अब सोशल मीडिया का दौर है, अब बाकायदा मीडिया का दौर है। हर शख्स ने हर चीज देखी है। जिसके मैंने पहले कहा कि जिसके बच्चे भूख से मार रहे होंगे वो खामोश नहीं बैठेगा, जिसका घर टूट गया वो खामोश नहीं बैठेगा, जिसकी जमीन से फसल खत्म हो गई वो खामोश नहीं बैठेगा, जो भूख से मर रहा है वो खामोश नहीं बैठेगा। उसके लिए फिर हुक्मरान और ना ही कोई कानून नाफिज करने वाला दायरा कोई अहमियत नहीं रखेगा। वो सोच के अब इंतकाम लेगा, और इंतकाम उसी सूरत में खत्म हो सकता है कि अब हुक्मरानों को होश के नाखून लेना पड़ेंगे। अगर इन्होंने होश के नाखून ना लिए तो आप ज़हन में रखें, आने वाला वक्त जो है किसी भी सियासी जमात जिसकी हुकूमत है जो नहीं ठीक काम करेगी उसके लिए अच्छा नहीं होगा। राना साहब, एक आखिरी सवाल, आपने बात की थी इसका हल निगरान हुकूमत हो सकता है कि तमाम जो लोग हैं, जो रहनुमा हैं, जिन्होंने इंतखाबात में खड़े होना है, वो अवाम में निकले और अवाम को कुछ डिलीवर कर सकें। क्या आपको ये लगता है कि दोनों तरफ से कंसेंसस हो जाएगा कि शख्सियात के ऊपर जो निगरान हुकूमत का हिस्सा होंगी? जिन्होंने निगरान हुकूमत बनानी है, जिन्होंने फैसला करना है, वो इन दोनों से पूछेंगे जरूर, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों की मर्जी या मुशावरत शामिल हो। और एक फरीक जो है जो फौरी इलेक्शन चाहते हैं, उनके लिए निगरान सेटअप आ जाए और मुनसफाना इलेक्शन हो जाए, उनके लिए यही काफी है, उनकी और कोई चॉइस नहीं है। दूसरा फरीक जो है उसको भी इसी चॉइस पे अमल करना पड़ेगा। अब ये नहीं होगा कि इनकी चॉइस पे फैसला हो, अब मामला चॉइस से बहुत आगे जा चुके हैं। ये जो मौजूदा हालात पैदा हो चुके हैं, इन मौजूदा हालात में बहुत से लोगों को बहुत सी चीजों से पीछे हटना पड़ेगा। सही, सियासी मफादात को बालाए ताक रखते हुए बहुत सी चीज़ों से पीछे हटना पड़ेगा। पाकिस्तान के जो मंजरनामा है उसको देखते हुए आपको वो इकदाम करने की ज़रूरत है जिससे पाकिस्तान कुछ बेहतर हो सके, ये जो नुकसान है इसका कुछ हज़ाला हो सके, लोगों के ज़ख्मों पे मरहम रखा जा सके। नाज़रीन, मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।